आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, आपके लिए सुपर 30 क्वेश्चन जो है वो लेकर के आए एक छोटे से वीडियो में, वो भी एकदम एस्टेट के एस्टेट आप इसे स्पेशल समझ सकते हैं। ठीक है, केवल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू में एस्टेट में जो प्रश्न आते हैं, जो उसका लेवल है, उसी तरह के 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे आपको रफ्तार में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 30 क्वेश्चन का ये जो सीरीज है सुपर 30 क्वेश्चन का, वो अब तक आपको 5वां सीरीज इसका मिल चुका होगा और ये आज का जो सीरीज है वो आपका 6वां सीरीज है। तो ये आपका स्टार्ट होगा 151 नंबर प्रश्न से। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न है आपका 151 नंबर कि सितार वाद्य यंत्र में तरब के तारों को लगाने का क्या उद्देश्य होता है। तो तरब के तार किस लिए लगाया जाता है? तो तरब के तार इसलिए लगाया जाता है ताकि स्वरों की जो आस है ना, उसको लंबे समय तक बनाया जा सके, बढ़ा के रखना है। तो ये बी ऑप्शन ही सही होगा, स्वर के अंश को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहे नाना जी वाला, ये भी स्टेट में कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नाना साहब किस वाद्य यंत्र के वादक थे? फटाफट से बताएंगे कि नाना साहिब किस वाद्य यंत्र के वादक है। तो नाना जी का पैर पकड़ना है, याद रखेंगे पखावज हो जाएगा। नाना जी रिस्पेक्टफुली व्यक्ति है, भाई आपकी मम्मी का वो पिताजी है, तो पैर तो पकड़ोगे ना, तो पखावज हो जाएगा। आप पखावज, मृदंग, इन सभी वाद्य यंत्रों से वाकिफ होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि पंडित कंठे महाराज का शिष्य व पुत्र संबंध किस संगीतज्ञ के साथ जुड़ा है? पंडित कंठे महाराज के शिष्य और पुत्र का जो संबंध है वो किस संगीतज्ञ से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन में आपके सामने बहुत सारे हैं। समता प्रसाद जी हैं, किशन महाराज है, वैरव मिश्र है या फिर शुभ महाराज है। तो ये सही हो जाएगा, समता प्रसाद नहीं होगा आपका, किशन महाराज। कंठे महाराज का जो पुत्र और शिष्य जो संबंधित है वो किशन महाराज से होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपका कि आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में कुल कितने ग्रामों का वर्णन किया है? तो आचार्य भरत जो है नाट्य शास्त्र में कुल कितने ग्रामों का वर्णन किए हैं? तो आप फटाफट से सोचेंगे। तो भरत आचार्य जो है वो मात्र और मात्र 2 ही ग्राम का वर्णन किए, और आपको बार बार बताएं कि तीसरा ग्राम को बोले कि वो स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़े। तो अगला प्रश्न है कि ऋषभ तथा धैवत स्वर में कुल कितने श्रुतियां प्राप्त होती है? तो ऋषभ के आप जानते हैं 3 श्रुतियां, धैवत की भी कितनी श्रुतियां? तो 3 श्रुतियां। तो कह रहा है कि ये एक का नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कुल कितने श्रुतियां प्राप्त होती है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ये कंफ्यूज करने जैसा प्रश्न है, आप अगर बी मारे हैं तो सतर्क रहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल अगर हम देखें तो अगला सवाल आपके सामने आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, और ये आ ही गया। ये आपके सामने 156 नंबर सवाल ये लग गया। सवाल ये है कि पंडित सियाराम तिवारी किस गायन विधा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो पंडित सियाराम तिवारी की बात होगा तो ये ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। 156 का डी ऑप्शन सही होगा। अगले 157 नंबर आपको सुरावली दी गई है। ठीक है, सा रे म प ध सा। ठीक है, फिर ध म रे प और ध म रे सा रे ध सा। ये किस राग की स्वर है? इसको पहचानिए कि ये जो सुरावली है वो कौन से राग से संबंधित है। तो ये आप सब जान रहे हो कि इसमें ग और नी नहीं लग रहा है। सारे मपा धसा ये दुर्गा का है, बिलावल थाट का है। तो 157 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल ये रहा कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के सितार के गुरु कौन थे? तो इनके जब आपको जीवनी नोट्स में दी गई है तो उनके अलग अलग गुरुओं का भी चर्चा है। ठीक है, चलिए, तो पंडित विष्णु नारायण के अगर हम केवल सितार की बात करें तो ये सितार किनसे सीखे थे? तो फटाफट से बताएंगे कि किनसे सीखे थे। सेठ वल्लभ दास से ही सितार सीखे थे। अगर लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा रहे तो याद रखेंगे सेठ वल्लभ दास से सितार। ठीक है, चलिए अगले सवाल।
वंदे मातरम मूल रूप से किन रागों में गाया जाता है? वंदे मातरम जीके जिसमें यहाँ से प्रश्न आएगा कि वंदे मातरम जो है वो कौन लिखे हैं, किस उपन्यास में है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम है, ठीक है। और ये आपका आनंद मठ वाला जो उपन्यास है उनका, उसी में लिखा गया है। और ये अगर प्रश्न संगीत में आएगा तो ऐसे आ सकता है कि ये जो है किस राग में गाया जाता है। तो वंदे मातरम की बात कर लेंगे तो ये राग देश पर आधारित है, ठीक है। तो ये देश राग की तरह ही इसको गाया जाता है। तो 159 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े इससे पहले एक छोटी सी जानकारी, जो पहली बार वीडियो को ओपन किए हैं और ये वीआर एजुकेशन से वाकिफ है, एस्टेट का अगर एग्जाम आपको देना है, समय कम है, कहीं से पढ़े हैं थ्योरी, कहीं से कोर्स लिए, बैच लिए, उससे कोई मायने मतलब नहीं है। कम समय में सटीक तैयारी जिससे आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो। 2024 में कई ऐसे बच्चे हैं जो ये डर रहे थे हमसे नोट्स लेने के पहले कि सर किसी तरह से क्वालिफाई तो हो जाएंगे। बहुत सारे जो अदर स्टेट के थे, यहाँ जनरल में आते थे, वो कह रहे थे सर 75 नंबर तो स्टेट में आ जाएगा, इसमें ही इतना पे पास है, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं सर 65 नंबर तो आ जाएगा, हम तो ईबीसी में है तो हम ये में है, हमको 66 पे पास है तो हमको 62 पे पास है, सर हम महिला हैं तो हम SC ST हैं। इसमें बहुत तरह की चीजें आ रही थी। जब लोगों ने एग्जाम को दिए, जो म्यूजिक का दिए, उसमें 80-85 क्वेश्चन सही किए, वो केवल प्रैक्टिस सेट से। शिक्षण क्लब पे थोड़ा बहुत उनको बोले कि मेहनत करिए, 2 पे बैलेंस बना के जैसे हम उनको गाइड किए वैसे चले, और उनका रिजल्ट आया कितना भाई, तो उनका रिजल्ट आया 1 नंबर मान 100 नंबर भी नहीं, 112 नंबर, 113 नंबर, 106 नंबर, लगभग बच्चे का 100 पार कर गया, जो कि नम नॉर्मल थे। तो डरने की बात नहीं है। एस्टेट का जो सिलेबस है, एस्टेट का जो लेवल है, उसी तरह का सेम क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 1000 क्वेश्चन मिलेगा, प्लस आपका नोट्स एकदम दिक्कत है या कहीं से पढ़े हैं, रिवीजन की आवश्यकता है, जहां पे ये सारे जैसे 25-30 राग है जिसका वादी संवादी ये सब पूछा जा सकता है, ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक साथ जो है आपको सारा कुछ शॉर्ट में रहे कि इसका वादी क्या है, संवादी क्या है, इसका जाति क्या है, कब गाया जाता है, इसका संप्रकृति राग क्या है, और उसी तरह से ताल है, कितने विभाग, कितने खाली ताली, ये सब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलग अलग संगीत के ग्रंथ है, उनके जीवनी है, संगीतज्ञ है, घराना है, इन सबका शॉर्ट तरीका रहे कि 20 पेज रहे सर, कि आराम से 3-4 पेज डेली पढ़ें और बस 5-7-8 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाए थ्योरी भी, और 2-2, 300 क्वेश्चन डेली लगाएंगे तो बस 1000 क्वेश्चन रहेगा, और 200-300 अगर आप डेली लगा रहे तो 3-4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए ही हम हैं 199 रुपया में फुल पैकेज आपको दे रहे हैं, ठीक है, एकदम कंप्लीट नोट्स के साथ। कई बच्चे, सैकड़ों से भी अधिक बच्चे अब तक ले करके प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुरंत पेमेंट के बाद मिल जाता है। अब कई बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सर पेमेंट तो कर देंगे, क्या मिलेगा कि नहीं? अगर नहीं मिलता तो अब तक हमारी कमेंट में गाली गलौज के लाइन लगा हुआ होता, और हम जैसे टीचरों को तो यूट्यूब पे लोग मां बहन करने में देर ना करता है ना। लेकिन आप कमेंट देखिएगा, किसी का निगेटिव कमेंट नहीं रहता है, क्योंकि जो पेमेंट कर रहे हैं उनको मिल रहा है, और यूट्यूब पर भी अगर समय दे रहे तो उनको भी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, ठीक है। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8825 और 2537 और 6551, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इसी पे पेमेंट करना है और इसी पे आपको व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट करना है पेमेंट का, अपना नाम, जिले के नाम लिख के। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो कहेंगे सर बड़ा लंबा लंबा बकवास कर लेते हैं। चलिए, टप्पा गायकी के साथ कौन सी ताल बजती है? तो आप सब जानते हो कि टप्पा गायकी के साथ ऐसे तो पंजाबी ताल ही बजते हैं, टप्पा के साथ पंजाबी ताल। लेकिन आप सब जानते हो कि टप्पा गायकी ये पंजाबी ताल, 3 ताल, एक ताल और चौताल दोनों एक तरह है, 12 मात्रे के। 3 ताल जो है वो आपका 16 मात्रे की है, मिलता जुलता है। लेकिन आप 3 ताल की तरफ नहीं जाइएगा, जब भी टप्पा कहेगा तो पंजाब ताल मारिएगा, ठीक है, पंजाबी ताल। अगले 161 नंबर प्रश्न है, क्योंकि आपका शुरुआत आज 51 से हुआ है और 30 प्रश्न का मतलब हो गया कि आज हम जाएंगे 180 नंबर प्रश्न संख्या तक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है, पंडित निखिल बनर्जी अपने सितार में कुल कितनी तरब की तारों का प्रयोग किए हैं? निखिल बनर्जी अपने सितार में कुल कितने तरब के तारों का प्रयोग किए हैं? तो ये किए हैं आपके 8, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। अगले सवाल 162 नंबर, ताल दीप चंडी किसके साथ बजाई जाती है?
ताल दीप चंडी किसके साथ बजाई जाती है? तो ताल दीप चंडी जो है वो बजाई जाती है ठुमरी के साथ, तो बी ऑप्शन सही है। अब यहां से जो संगीत में आप दे रहे हैं बिहार स्पेशल स्टेट एग्जाम, तो बिहार के भी नृत्य है, बिहार के संगीत है, बिहार में संगीतज्ञ है, यहां से प्रश्न तो आपके आएंगे। तो आज से शुरू ये भी हो जाता है, बिहार स्टेट देने वाले हैं तो बिहार का जो एक संगीत है ना, मूलभूत चीजें यहाँ पे आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। हालांकि ये आपका बिहार से संबंधित थ्योरी भी दिया गया है, ये आपका प्रैक्टिस है कि दी गई गायन शैलियों में सर्वप्रथम किस गायन शैली का जन्म हुआ है, इसमें से कौन शैली का पहले जन्म हुआ है। कुछ क्वेश्चन अभी बिहार से स्पेशल नहीं दिख रहे, लेकिन आपको दिखने लगेंगे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले अगर बात करेंगे, सबसे पहले द्रुत ख्याल का जो है वो निर्माण हुआ है, ठीक है। विलंबित ख्याल बाद में आया है आपका, इसमें से टप्पा ठुमरी बाद में, द्रुत ख्याल का जो है प्रमाण पहले मिलता है, तो 163 का ए ऑप्शन सही है। आ गया बिहार के ये संगीतज्ञ हैं, बताइए बलराम पाठक क्या बजाते थे? बलराम पाठक क्या बजाते थे, फटाफट से बताएंगे। तो बलराम पाठक जो है वो बजाते थे सितार। क्या बजाते थे? सितार, बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी बिहार के ही घराने से आपके आएंगे, बिहार के अलग अलग नृत्य आएंगे, अलग अलग गाने आएंगे, संगीत है ना, संगीतकार। गोपाल मिश्र किस घराने से संबंधित है? तो गोपाल मिश्र की बात कर ले, आप सब जानते हो कि बढ़िया घराने से संबंधित है। बढ़िया घराने किधर पड़ता है, आप कमेंट करके बताएंगे यदि आपका सारा थ्योरी ठीक है। अगला प्रश्न है, जट जाटिन लोक नृत्य का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो जट जाटिन लोक नृत्य की बात कर लें तो ये मिथिला से है, और मिथिला किस क्षेत्र में पड़ता है ये कमेंट करके बताएंगे तो बेहद खुशी होगा कि आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। और 167 नंबर प्रश्न, बस अब 10-12 प्रश्न है ही बच रहा है, बस आज के सीरीज अंतिम लक्ष्य पे है, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है, बताइए। तो आप जानते हो कि झिझिया बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावे आपका जो है वो विदावत बिहार में ही है, यहाँ का ब्रैकेट में तो बिहार लिखा भी गया है। कथक यूपी में है और भरतनाट्यम दक्षिण में है, तो दोनों सही होगा। तो एक बीपीएससी टाइप का प्रश्न है कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न स्टेट में नहीं आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपके आएंगे ही नहीं। इसमें से कोई एक आता कि लोक नृत्य नहीं है तो केवल भरतनाट्यम रहता, और रहता आपका झिझिया है, विदत है, इनमें से कोई नहीं भरतनाट्यम। तो आप भरतनाट्यम लगाते बिहार स्पेशल में, ठीक है, यानी जो बीपीएससी का जो स्टेट होता है बीपीएससी से पहले, ठीक है। बाकी बीपीएससी में इसी तरह का प्रश्न रहेंगे। अगला आपका स्टेट टाइप का ही प्रश्न है बिहार से। जलुआ किस लोक नृत्य का अन्य नाम है? जलुआ के बारे में बताइएगा आप, जलुआ किस लोक नृत्य है भाई? तो 168 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे तो जलुआ आपका डोमकच से संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बात करते हैं, अभी देखिए एक एक लाइक जरूर कर दीजिए, आपको बिहार से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा रहे हैं, और वही प्रश्न करा रहे हैं जो केवल और केवल यहाँ पे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, अगले सवाल है कि समा चकेवा नाटक में समा और चकेवा क्या है? समा और चकेवा क्या है ये बताएंगे। तो ये भाई भाई है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे तो निम्न में से कौन सा नृत्य आपका नाटक यानी सावन के महीने में बजाया जाता है? कौन सा एक नृत्य नाटक जो है वो आपके सावन के महीने में गाया या बजाया जाता है? आप सब जानते हो कि कजरी गाया जाता है ना। सावन के महीने में क्या गाया जाता है? कजरी गाया जाता है। अगला सवाल आपका समा चकेवा से है कि कौन से महीने में गाए जाते हैं? तो समा चकेवा जो है वो आपके जब कार्तिक का महीना आता है, इसी महीने में हमारे यहाँ दीपावली होती है, इस महीना में समा चकेवा का गायन होता है। 171, बस 9 नंबर सवाल और है, और आज आपको हम छुट्टी करने वाले हैं। तो ये आपका 172 नंबर प्रश्न का कि डोमकच में निम्न में से कौन सा पात्र है? डोमकच में से इसमें कौन है? तो जलुआ भी है, डोमिन भी है, अनारकली भी है, तो उपयुक्त में से सभी यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल 173 नंबर सवाल है कि समा चकेवा में निम्न में से कौन से पात्र नहीं है? तो समा चकेवा में से निम्न में से कौन से पात्र नहीं है? तो यहाँ सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी ग्वेला। क्या हो जाएगा जी? तो ग्वेला हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल 174 नंबर सवाल ये है कि निम्न में से किस नाट्य में पारवी गोंद और पछड़ा पात्र है? तो जट जाटिन है, समा चकेवा है, विदेशिया है, डोमकच है। तो पारवी और गोंद पछड़ा पात्र है, तो ये आपके विदेशिया का ही पात्र है। तो यहाँ सही जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा। थोड़ा सा अगर इधर उधर का साउंड आ रहा है तो माफी चाहेंगे, आज छुट्टी है तो आपके ऑफिस पे नहीं गए हैं, लेकिन आपके लिए हम सोच रहे हैं कि छुट्टी के दिनों में भी घर से भी वीडियो हम आपके लिए दे, इसलिए थोड़ा सा अगर फिजूल साइड आए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है तो आपके लिए लगातार सुपर 30 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, चाहे वो हर हाल में। हालांकि मेरा ही साउंड आपको ज्यादा दिखेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर नॉइस आता है इधर उधर का, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। प्रश्न है कि ज्योतिश्वर ठाकुर का संबंध किस क्षेत्र से है? कटिहार से, मिथिला से, छपरा से, किशनगंज से? तो ये आपका ज्योतिश्वर ठाकुर की बात किया जाए तो ये आपके मिथिला से संबंधित है। अगले सवाल देखेंगे, बस 5 नंबर सवाल और है। और जाते जाते जब उतना देर से आप वीडियो देख ही रहे हैं, अब तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। हर वीडियो में बोलते हैं लाइक करिएगा, हम आपके लिए हर कंडीशन में डेली 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस यूट्यूब पर भी कराएंगे। और जिनको चाहिए कि भाई सबसे आगे हम रहें, हम 2-4 दिन में ही 1000 खत्म करके उसको जो गलती हो मेरे पास रहे वो रिविजन में भी ले ले, एग्जाम सेंटर में भी जाने से 1-2 घंटा पहले जितने गलतियां हमने किए उसको एक बार देख लिए, सारा कुछ मेरे पास रहे, तो आप 199 रुपया की धन राशि हमें अदा कर करके और अपना सुनहरा भविष्य की आप कामना कर सकते हैं। प्रश्न है कि विदेशिया नाटक में रचयिता कौन है जी? विदेशिया नाटक के रचयिता बताना है आपको। तो आप सब जानते हो कि बिहार के प्रसिद्ध एक व्यक्ति जिसका नाम भिखारी ठाकुर है, उन्हीं को विदेशिया नृत्य के रचयिता कहा जाता है। और भाई अगला सवाल, गोंड जनजाति बिहार में किस स्थान पर निवास करती है? और ये आपको एक प्रश्न जो है वो आपका जीके जीएस में भी है और ये आपका संगीत में भी बनता है। तो ये छपरा में भी है, आपका चंपारण, रोहतास सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त में से सभी। अगले सवाल 77 के बाद बस 3 ही सवाल और बच रहे हैं। तो 178 नंबर सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 178 नंबर जो सवाल है सर वो आपका ये रहा है ना, किधर रहा? तो ये रहा सेट का प्रश्न, आपको इधर मिल जाएगा। बताइए कि निम्न में से कौन संस्कार गीत में आएगा? सोहर संस्कार गीत है, सही बात है। चैता, कजरी, विरह ये सब संस्कार गीत नहीं है, तो संस्कार गीत में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर, 2 सवाल और बच रहा है। डोमकच किस लोक नृत्य के अंतर्गत आता है? तो डोमकच की बात करें तो ये भी आपका संस्कार गीत है, जाति गीत नहीं है, पर्व गीत नहीं है, पेशा गीत नहीं है ना, संस्कार गीत है। ये हमारे संस्कार में ही आता है। 16 संस्कार होता है सनातन धर्मों में, जन्म से लेकर मृत्यु तक। पहला संस्कार जब माता गर्भ धारण करती है बच्चे को जन्म देने के लिए, अंतिम संस्कार 16वां जिसे अंत्येष्टि कहते हैं, जो दाह संस्कार होता है। उसी तरह से जब बच्चे का शादी होता है तो वो भी संस्कार में ही आता है। और शादी में लड़के के घर से सारे लोग जो है वो बारात चले जाते हैं, चाहे मामा है, फूफा है, चाचा है ना, भतीजा है, सब जो मेल कैटेगरीज का होते हैं वो चल जाते हैं। हालांकि अब तो शादी ब्याह में महिलाएं भी बारात जाती है, लेकिन पहले ऐसे नहीं नियम थे। हमारा एक संस्कार था कि महिला लोग बारात नहीं जाते हैं, चाहे वो अनमने बड़ी बच्ची हो, चाहे माता हो, फुआ हो, फूफा हो, चाची हो, है ना, महिला लोग घर रहती है। तो जब बारात निकल जाता है आपके घर से तो महिला लोग जो पुरुषों के कपड़ा पहन कर करके आज जो फिर हिलाने लगते हैं वही नृत्य है आपका, है ना। चलिए, अब समझ गए होंगे इतनी बातें से। आप लोग भी बिहार के होंगे तो नहीं भी होंगे तो समझ जाए, उसी को डोमकच कहते हैं और ये संस्कार नृत्य। 180 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन एक ऋतु गीत के अंतर्गत आएगा? तो आप सब जानते हो कि कजरी ऋतु गीत है, ठीक है। ये वर्षा ऋतु के टाइम में गाई जाती है, सावन के महीने में। 180 के सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कैसा लगा सीरीज? 30 क्वेश्चन आपको करा रहे लगातार और ये आपका 6वां सीरीज है। लाइक और कमेंट की एकदम बौछार कर दीजिए। फिर देखिए 8वां होगा, 9वां होगा, 10वां होगा और तब तक ये सीरीज चलते रहेगा कि जब तक फाइनल एग्जाम ना आपका हो जाए, ठीक है। बाकी के लिए आपको पहले वीडियो में भी शुरुआत में नंबर चल रहा होगा लाइनिंग में, कमेंट में भी नंबर कमेंट नहीं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन के होम पेज पे नंबर मिल जाएगा। आप नंबर से कांटेक्ट कर करके और पीडीएफ को घर पे वापस मंगा सकते हैं, ठीक है।
कोई छेड़छाड़, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। हम आपके लिए डेली सेवा में है। किसी तरह के पीडीएफ सीरीज लेने के बाद अगर डाउट बचता है तो आप उसको सुबह के 6 से लेकर रात के 10 बजे तक भेज के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। सीधी बात हमसे होगी, समझिए शिक्षक आपके द्वार होंगे, ठीक है। कमेंट कर करके और उधर से जवाब आए, और उसके लिए 2 दिन 3 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा बस व्हाट्सएप पे भेज के 5 से 10 मिनट। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।